नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। वक्त है सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन का और खबरों की डिटेल के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी आयुषी का। ओवर टू यू आयुषी। बिल्कुल, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, बुलंदशहर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इनामी बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश गौतम सिंह। चोरी की घटना में वांटेड 20,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और हिस्ट्री शीटर के कब्जे से चोरी के गहने, नकदी, अवैध असलहा और बाइक बरामद की है। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम धमेड़ा रोड स्थित ब्रह्मानंद स्कूल के सामने बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगा इनामी। पुलिस की घेराबंदी के बाद इनामी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया है। इनामी गौतम पर दर्ज है विभिन्न थानों में 9 मुकदमे। ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। आपको बता दें, 20,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी लियो सर, तलाशी लिखा दो भैया। आज के बाद नहीं करने का हूँ। चोरी करी थी मगर आज के बाद नहीं करूँगा। अब इंस्पेक्टर साहब पे फायर मार के भागा था मैं। इंस्पेक्टर साहब पे फायर मार के भागा था। तलाशी लियो सर, तलाशी लिखा दो भैया। आज के बाद नहीं करने का हूँ। चोरी करी थी मगर आज के बाद नहीं करूँगा। फायर मार के। तो देखिए, आप देख भी रहे हैं, ये वही अपराधी है जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। और आप सुन भी सकते हैं किस तरीके से पुलिस के सामने खुद को छोड़ने की गुहार ये अपराधी लगाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गड़गड़ाते हुए नजर आ रहा है। जवाबी फायरिंग में हालांकि इस बदमाश को गोली लगी है, तो ये बड़ी सफलता भी पुलिस को मिली है। 20,000 रुपए का ये इनामी हिस्ट्री शीटर था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो रमाकांत यादव पर एनएसए के तहत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शराब ठेके के मामले में एनएसए के तहत ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सरकारी ठेके से शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। रमाकांत यादव का भांजा सरकारी ठेके का अनुज्ञापी था और जांच में सपा विधायक रमाकांत यादव भी जिम्मेदार पाए गए थे। आने वाले समय में रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि सरकारी ठेके से शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी और रमाकांत यादव का भांजा सरकारी ठेके का अनुज्ञापी था। और जांच जब की गई इस पूरे मामले की, तो रमाकांत यादव भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार पाए गए थे, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई करने की, अब आगे इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एनएसए के तहत रमाकांत यादव पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो आने वाले समय में रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। जांच में सपा विधायक जिम्मेदार पाए गए थे, जिसके बाद अब एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई हो सकती है। जहरीली शराब मामले में आरोपी हैं रमाकांत यादव, जिन पर अब आगे आने वाले समय में मुसीबत पड़ सकती है। काला चश्मा और सफेद पोशाक, कोर्ट से स्टाइल में बाहर आ रहे इन माननीय का नाम है रमाकांत यादव, जो आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक हैं और बाहुबली के तौर पर इनकी पहचान है। इन माननीय पर शिकंजा इसलिए कसा गया है क्योंकि इन पर आरोप है कि अपने इलाके में लोगों के बीच जहरीली शराब परोस रहे थे। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने इन्हें जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड बनाया है और अब कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल 23 फरवरी को माहौल जहरीली शराब कांड हुआ था। जहरीली शराब से 13 की मौत हुई थी। अहिरौला थाना क्षेत्र में सरकारी ठेके की शराब पीने से मौत हुई थी। बाहुबली विधायक का भांजा रंजेश यादव ठेके का अनुज्ञापी था। सपा विधायक पर भांजे के नाम से जहरीली शराब परोसने का आरोप लगा। मामले में सपा विधायक के भांजे समेत 15 लोग गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस की विवेचना में सपा विधायक को जिम्मेदार माना गया है। जांच के बाद पुलिस का दावा है कि सपा विधायक रमाकांत यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हो सकती है। और अभियुक्त रमाकांत यादव का जब नाम इसमें प्रकाश में आया है
एविडेंस पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से गैदर किया गया है और उसके बाद ही कोर्ट से प्रेयर की गई है कि इनका रिमांड इस मुकदमे में भी बनवाया जाए। मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 6 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। हालांकि रमाकांत के वकील का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जब ये बाहर थे तो उस समय तक कहीं से कोई शिकायत नहीं थी। हाँ तारा यार जब तुम्हारा अंदर आ गए तो उनको परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए जहरीली शराब मामले में मास्टरमाइंड बनाए गए रमाकांत यादव पर 46 केस दर्ज हैं, जो अभी फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक हैं और 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। रमाकांत यादव 1985 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। 1989 में बसपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। 1991 में समाजवादी पार्टी से तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। 1996 और 1999 में सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 का लोकसभा चुनाव रमाकांत यादव बसपा के टिकट पर लड़े और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2009 का लोकसभा चुनाव रमाकांत यादव ने भाजपा के टिकट पर लड़ा और फिर सांसद बने। 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन मुलायम सिंह यादव से चुनाव हार गए। जबकि 2022 में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। सियासत में रमाकांत यादव का कद काफी बड़ा है, लेकिन जहरीली शराब कांड में जिस तरह से रमाकांत यादव का नाम सामने आया है और पुलिस रासुका लगाने की तैयारी कर रही है, इससे साफ है कि रमाकांत यादव कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो रासुका लगाया जा सकता है और किस तरीके से रासुका लगाने पर इसका असर पड़ेगा, कहां-कहां प्रॉपर्टीज और क्या-क्या चीजें हैं जो नोटिस की जाएंगी, तमाम चीजें हैं। समझेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। नीतीश, ये बताइए किस तरीके से अगर रासुका लगाई जाती है या और शिकंजा कसा जाता है तो असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे स्नेहलता, जिस तरह से रमाकांत यादव पर पुलिस का शिकंजा अब लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है और एनएसए के तहत अगर कार्रवाई होती है तो रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ना तय है। वजह यह है कि पिछले दिनों अगर फरवरी माह की बात करें तो जिस तरह से शराब कांड हुआ, शराब कांड में उनके रिश्तेदार का नाम सामने आता है, लेकिन विवेचना में अब जब इनका नाम पूरी तरह से उस पूरे मामले में भी सामने आ रहा है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन पर एनएसए की जो तलवार है, एनएसए की कार्रवाई की जो तलवार है वो पूरी तरह से लटकती हुई नजर आ रही है। और रमाकांत यादव की बात करें तो अगर पिछले इतिहास में अगर जाएं तो इनका इतिहास कोई सुनहरे अक्षरों वाला नहीं है, बल्कि इनके ऊपर तमाम तरह के संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और रमाकांत यादव आजमगढ़ के लिए राजनेता और राजनीतिज्ञ तो हैं ही, साथ में आतंक और खौफ का नाम भी कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विवेचना के दौरान जिस तरह से नाम सामने आया, और जिस जगह पे आपको बताऊं कि जहां पे ये शराब कांड हुआ था वहां पर मैं भी गया था, और जो स्थितियां समझ में आ रही थी, जो देखने में आ रही थी, वहां की जनता से जो मैंने बातचीत की थी तो जनता का भी कहना था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के पीछे बड़े राजनेता का हाथ है, और वो हाथ समझ में आया। विवेचना के दौरान चीजें समझ में आई है। चलिए बिल्कुल नीतीश, अब तैयारी तो कर ली है रासुका लगाने की, देखने वाली बात है कब तक ये कार्रवाई अमल पर लाई जाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल आयुषी, और इसी बीच चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी है। नेशनल हाईवे इकदिल थाना के पास यह हादसा पेश आया है। ऑटो सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। तो देखिए एक्सीडेंट की खबर मिल रही है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखिए तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ऑटो को टक्कर मारने के बाद ऑटो की जो स्थिति है वो आपके सामने है। इस दरमियान 3 लोगों की जिंदगी छिन गई है। 4 लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं, जिला अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया है। इटावा में भीषण सड़क हादसा, और हादसे के बाद
सड़क पर घायल लोग और अभी 4 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया, जबकि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी है। ब्लर करके हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर पूरी सड़क पर खून ही खून। जो लोग ऑटो में सवार थे, इतनी जोरदार टक्कर थी कि 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल बता रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। इटावा से ये तस्वीरें आई हैं, इटावा की ये खबर है जहां ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सड़क पर खून ही खून फैला है। ये शव है 3 लोगों के जिनकी जिंदगी छिन गई। तेज रफ्तार ट्रक ने इस ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो की हालत देखिए आप, और आपको ये बताएं कि 4 और लोग हैं इस ऑटो पे सवार थे जो अभी अस्पताल में हैं। उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल वो भी बताए जा रहे हैं, लेकिन बाकी 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस हादसे से। तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक आता है और ऑटो को टक्कर मार करके आगे बढ़ जाता है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी मोहम्मद फारिक के पास है। फारिक, क्या बताया जा रहा है, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट और घायलों की स्थिति क्या है? जी, एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है सुबह नेशनल हाईवे पर, जहां कस्बा बकीवर से नेशनल हाईवे पर एक ऑटो में सवारी भरकर ऑटो इटावा की ओर आ रहा था, तभी कानपुर की ओर से आ रहा है एक डंपर बताया जा रहा है। तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से ऑटो में टक्कर मारी है, जिसमें ऑटो में बैठे हुए 3 लोगों की मौत हो जाती है। एक मृतक की पहचान हो गई है, एक 17 साल का युवा आकाश बताया जा रहा है। बाकी 2 की अभी पहचान नहीं हुई है। बाकी जो सवारी 4 और 5 सवारी बुरी तरह से घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से सैफई रेफर करने की उन्हें तैयारी की जा रही है और मौके से डंपर फरार हो चुका है। जी, डंपर फरार है, इसके बारे में जानकारी नहीं। तो क्या हाईवे पर ऑटो रॉन्ग साइड था या फिर सारी चीजें दुरुस्त थी, बस ओवर स्पीड की वजह से हादसा पेश आया? जी, ओवर स्पीड की वजह से हुआ है। रॉन्ग साइड नहीं था, अपनी साइड चल रहा था, लेकिन ओवर स्पीड में डंपर था, काफी तेज था और जो बताया जा रहा है कि शायद ओवरलोड डंपर था जो कि बड़ी तेजी से निकल रहा था, उसने पीछे से टक्कर मारी है। जी, चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारिक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाठशाला के अंतिम दिन योगी मंत्र की। तो चित्रकूट से बड़ी खबर बता दें आपको, भाजपा की ट्रेनिंग शिविर का आज अंतिम दिन है और शिविर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कैसे बदल रहा है उत्तर प्रदेश पर सीएम संबोधन करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज संबोधित करेंगे। राजनीतिक परिस्थिति और चुनौती पर संबोधित करेंगे। सुनील बंसल पार्टी की कार्य पद्धति पर संबोधित करेंगे। तो आज आखिरी दिन और काफी अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस अंतिम दिन शिविर में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। कैसे उत्तर प्रदेश बदल रहा है इस विषय पर संबोधित करेंगे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं चित्रकूट का। हमारे सहयोगी रतीश नजर बनाए हुए हैं पहले दिन से अब तक। तो रतीश, आपका अनुभव क्या कहता है? आज के 3 सेशन तो अहम सेशन है, किस बारे में ये सत्र बोला जा रहा है वो भी सामने आ चुका है। रिस्पांस और आज की तैयारी। बिल्कुल, देखिए चित्रकूट में उद्यमिता विद्यापीठ पर हम मौजूद हैं। आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा दें। आज सुनील बंसल का, केशव प्रसाद मौर्य का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सत्र है, सेशन है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम पहुँचे हैं और हमसे पहले यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए जो प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हैं, मंत्री मौजूद हैं और दोनों मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ये सभी यहाँ पर आए हैं। नानाजी देशमुख जो 40 साल पहले कहा जाता है, 4 से 5 दशक पहले यहाँ पर आए थे। चित्रकूट को अति पिछड़े जिलों में माना जाता था और अभी भी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें चित्रकूट जिले को काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। लेकिन नानाजी देशमुख ने एक कॉन्सेप्ट रखा, एक प्रकल्प बनाया। यहाँ के जो आदिवासी वनवासी लोग थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, जो असामाजिक तत्वों के साथ शामिल होकर के ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे, उनको मोल्ड किया और उसके बाद उनको स्वरोजगार से जोड़ा। तमाम प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर लगाई गई। जो संसाधन यहाँ पर हैं, उन संसाधनों का यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए उनको आगे लाया गया। और तमाम देखिए पदाधिकारी ये यहाँ पर समझने आए हैं कि आखिरकार नानाजी देशमुख का जो कॉन्सेप्ट था वो था क्या और क्या समझने की कोशिश की गई। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या देखा आपने? आज यहाँ पर सारे जितने प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग जो चल रहा है उसमें पधारे हुए सभी माननीय मंत्रीगण, प्रदेश के माननीय पदाधिकारीगण आज सुबह नानाजी देशमुख के यहाँ आकर के और उनके चित्र पर माल्यार्पण और उनकी जो आप देख क्या रहे हैं यहाँ पर, क्या सीख कर रहे हैं, क्या देखा आप लोगों ने पूरा काफी देर से? आप यहाँ पर जो नानाजी ने नई दुनिया चित्रकूट में बसाई है,
चित्रकूट जो बहुत ही पिछड़ा था और नाना जी की जो सोच थी कि चित्रकूट को बहुत आगे ले जाना है, तो आज ये सब जो देख रहे हैं, यहाँ की रोड वगैरह, यहाँ का जो विकास देख रहे हैं, ये सब नाना जी देशमुख की देन है। प्रोसेसिंग अगर यूनिट की बात की जाए तो किस तरीके की यूनिट्स यहाँ पर लगी हुई है, कैसे रोजगार से जोड़ा गया? शिविर का आयोजन किया और आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, किन और बातों का जिक्र करेंगे इस पर भी नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। बिल्कुल आयुषी, और चलिए आगे बढ़ेंगे। दर्शकों को बताएं, जहां यूपी में राज्य सेवा लेखपाल भर्ती मेंस परीक्षा आज है और 2.47 लाख उम्मीदवार आज इस परीक्षा को लिखेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा का आयोजन है। 8085 पदों के लिए आज ये परीक्षा होनी है। तो देखिए, यूपी एसएससी की ओर से 12 जिलों में यह परीक्षा आयोजित कराई जा रही है और लगभग 2.5 लाख के करीब उम्मीदवार आज इस परीक्षा को लिख रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। तो आज बड़ी परीक्षा का आयोजन है। मोइन, किस तरीके का इनपुट है सब व्यवस्थाएं और तमाम चीजों को लेकर के? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के 8085 पदों की पर भर्ती के लिए आज परीक्षा हो रही है और परीक्षा उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 501 केंद्रों पर हो रही है। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही है और केंद्रों पर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज सेंटर पर, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इम्तिहान देने के लिए पहुंचे हैं। गेट के बाहर ही जो है लिस्ट लगी हुई है कि किसका रोल नंबर किस क्लासरूम में होगा, तो वहां पर जाकर वो अपनी परीक्षा देंगे। तो अभी तकरीबन 50 मिनट का वक्त है, लेकिन बड़ी ज्यादातर अभ्यर्थी वो सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये परीक्षा आयोजित की जानी है। आसपास के जो फोटोस्टेट की दुकानें हैं वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है, चूंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इस आशंका के मद्देनजर इस परीक्षा को भी फुल प्रूफ बनाने की तैयारी है। कोशिश यही की गई है कि किसी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए, किसी तरीके से पेपर लीक ना होने पाए, शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हो सके। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है। हालांकि कड़ा मुकाबला है, 8055 पद है और 2,44,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक एक पद के लिए तकरीबन 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। तो बेहद कड़ा मुकाबला इस पर होने वाला है। बिल्कुल मोइन, समझा जा सकता है कि 8085 पदों पर लगभग 2.5 लाख बच्चे ये परीक्षा लिख रहे हैं। 12 जिलों में 101 केंद्रों का आपने जिक्र किया, आप नजर बना करके रखिएगा। चलिए, शुक्रिया मोइन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बताएं जौनपुर से खबर है। घर से फरार प्रेमी प्रेमिका के मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। देर रात बाइक से फरार हुए थे दोनों, एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों। पवारा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जहां ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। प्रेमी प्रेमिका बाइक से फरार हुए थे अपने अपने घर से, एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों, लेकिन ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौत की खबर आ रही है। पवारा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां कोविड मरीज की मौत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। कोविड मरीज के तौर पर अगर अस्पताल में भर्ती हुआ और मौत हुई तो मौत की वजह कोरोना ही मानी जाएगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है, बीते 30 दिन के भीतर आने वाले 30 दिन के भीतर मृतक के परिजनों को मुआवजा दे दिया जाए। 1 महीने के बाद 9% ब्याज के साथ इस मुआवजे का भुगतान करना होगा। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस विक्रम D चौहान की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जहां पर एक विवाद था कि कई परिजन पहुंचे थे ये कहते हुए कि कोरोना से ही मौत हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक या ऑर्गन फेलियर बताया जा रहा है। लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है, वो कोरोना पेशेंट है, तो उसकी मौत की वजह कोरोना ही मानी जाएगी। ऐसे में जिसका भी मुआवजा अटका है उसे 30 दिन के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। अगर 1 महीने के भीतर भुगतान नहीं होता है तो 9% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। तो ये था सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।